most merciful. Dear student, it is PPSC English past paper BS 17 2017 paper. In today's video, you people will learn how to solve paper. If paper is right in front of you and you have to solve, how you people are going to solve and what kind of question PPSC is going to raise. So let's see. आपके सामने अगर ये आपको नज़र आ रहा है तो आप देखें, आपको मैं दोबारा स्नैपशॉट सेंड कर दूंगा, आपने फॉर द मोमेंट इसके ऊपर देखें। क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो उसका स्नैपशॉट ले लें या जैसे भी साथ साथ देखते जाएं। व्हाट पर्पस डज मिल्टन स्टेट फॉर राइटिंग द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, ये अगले दिन भी मैंने थोड़ा सा आपको करवाया था लेकिन छोड़ दिया। यानी वो किस लिए लिखता है? वो कहता है ना, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आई विल टेल टू व्हाट एक्सटेंट गॉड इज kind towards human being. So this is what he is going to prove. Justify the ways of God to man. यानी इसका ये ट्रू है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दी गई हैं, आपने जो ट्रू हो उसके ऊपर क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर इज एलिजाबेथ व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोज टू हर। वेयर इज एलिजाबेथ When डार्सी फर्स्ट प्रपोज टू हर। जब डार्सी ने फर्स्ट टाइम उसको प्रपोज किया था वो कहाँ था? तो वो कोलन के घर था। ठीक है, ये कोलन एक करैक्टर है। कोलन को जो डार्सी की आंट है उसने ये लालच दिया है कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें क्लर्जी मैन बना दूंगी, फ्लांस यानी चर्च का डीन बना दूंगी, लेकिन तुम मैरिड होने चाहिए, शादी करो जल्दी। तो ये आता है कि मिस्टर और मिसेस बेनेट की तरफ, ये उनका कज़न है, आता है, कहता है एलिजाबेथ को प्रपोज करता है। एलिजाबेथ रिजेक्ट कर देती है। फिर किसको करता है? शार्लट को करता है, लेकिन वो जो जैन को करता है, जैन भी उसके साथ किसी और के साथ होती है, बिंगले के साथ। लेकिन फिर ये शार्लट लुकस होती है, एक जो फ्रेंड है एलिजाबेथ की, उससे शादी की ज़रूरत है, इसे भी शादी की ज़रूरत है। इसको आइडियल पेयर नहीं कहती ये आइडियल पेयर नहीं है। आइडियल पेयर कौन सा है? जो बगैर किसी लालच के, सेक्सुअल नीड के, सेंसुअल नीड के, ठीक है, फिजिकल नीड के, मटेरियल नीड के बगैर जो रिलेशन अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनी के साथ परवान चढ़ता है रिलेशन, उसको कहती है आइडियल रिलेशन। तो ये आइडियल रिलेशन नहीं है, नीड बेस है ना। तो इसकी मुलाकात होती है सबसे पहले यहाँ पे कोलन के घर। उसके बाद जी तीसरा है, थोड़ा सा मध्यम है, वो पिक्चर ठीक नहीं आई, यानी हो आगे ठीक हो जाएंगे दूसरे, जो मैं इधर से पढ़ता जाता हूँ आप सुनते जाएं। तीसरा, लैंग्वेज इज द मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंड सिस्टम दैट अलाउ। लैंग्वेज इज द मोस्ट एक्यूरेटली सिस्टम डिफाइंड दैट अलाउज आवर कम्युनिकेशन विद अदर्स। कि लैंग्वेज एक सिस्टमेटिक किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? बताएं। वर्ड्स का है, वोकलाइजेशन का है, इमेजेस का है, किस चीज़ का है? सिंबल का। देखिए सिंबल की कॉम्बिनेशन है। सिंबल मैं अगर आपके सामने ये बना दूं तो इसका मतलब क्या है? ये सिंबल है ना, क्या है कि रॉन्ग है कोई चीज़, ये बना दूं क्या है? ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हो रही है ऐसे। रेड बना दूं स्टॉप, रुक जाना है, ग्रीन बना दूं चलना है। तो ये सिंबल का कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज, वो कहता है। आगे चौथा देखें, समवन विद वोकैबुलरी ऑफ 200 कैन स्टिल कंबाइन द वर्ड ऑफ द डिफरेंट वे टू से 1000 डिफरेंट थिंग्स। 1000 दीज एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज रेफर टू एज। क्या कहते हैं कि एक आपको मैं लाइन देता हूँ, आप उससे इनफाइनाइट वर्ड बना सकते हैं एक लाइन से। इनफाइनाइट वर्ड्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं एक लाइन से। ये लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है कि आपके पास अगर आपको मैं एक लाइन देता हूँ, आप थीसिस लिख लेते हैं। एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आप बुक्स लिख देते हैं। सो दिस इज़ द कॉमन लैंग्वेज जो है, इनफाइनाइट जो है
वो एक सिस्टम है, कॉम्बिनेशन, यानी एक से एक वर्ड से आप चंद वर्ड से और लिमिटेड वर्ड से आप इनलिमिटेड जो है क्रिएशन कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर। इनफाइनाइट जनरेटिविटी है इसके अंदर, ये इसका करेक्ट है आंसर। एनी हो, ये हमने पहले भी देखा था, फिर देखते जाते हैं। उसके बाद जी 5वां देखें ये क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डू स्लीपलेस लवर अवेक इन द रेप ऑफ द लव। जो स्लीपलेस लवर हैं वो कितनी देर तक, यानी कब जागते कब हैं। जो सारी रात सोया है वो सुबह कितने बजे उठेगा, नून दोपहर को ही उठेगा ना। तो जो सारी रात सोए हैं तो वो कहता है कि कब जागते हैं। तो सिंपल आंसर है इसका आंसर क्या है कि व्हाट टाइम स्लीपलेस लवर, इसका मतलब है नून, कि वो दोपहर को जागते हैं फिर स्लीपलेस लवर। उसके बाद डिकन का, ये चार्ल्स डिकन के कुछ नावल हैं वो हमने पढ़ने हैं। एक तो उसका पिकविक पेपर है, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं करवाऊँगा, ठीक है। पिकविक पेपर उसका बड़ा मशहूर है, फर्स्ट नावल है जो उसका। इन डिकन्स टेल ऑफ द टू सिटी हु प्रोमिस लूसी मैनेट दैट ही वुड इफ नेसेसरी डाई फॉर हर। ये छठा है, छठे में पूछता है, कहता है कि इन डिकन्स नावल, टेल ऑफ द टू सिटी, आपने टेल ऑफ द टू सिटी पढ़ा होगा, डिकन का नावल है। और वो लूसी से एक प्रॉमिस करता है, एक लवर उसका। उसके लवर दो होते हैं, एक होता है चार्ल्स डार्ने, एक होता है डार्ने जो किधर से आया, फ्रांस का लवर है, फ्रेंच लवर है उसका। दूसरा लवर उसका कौन सा है, दूसरा लवर कौन सा है उसका, सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन जो है ये इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है डार्ने से। और ये जो है जब फ्रांस जाता है तो ये दोबारा पकड़ लेते हैं रेवोल्यूशनरीज को। ये पहले तो ये फ्रांस से कहाँ आता है, इंग्लैंड आ जाता है, ठीक है। वहाँ इसी लूसी से मुलाकात होती है, लूसी के साथ से प्यार हो जाता है, ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर ये सिडनी कार्टन लूसी को मिलता है इंग्लैंड के अंदर। सिडनी कार्टन की शक्ल इससे मिलती जुलती है, और लेकिन ये एक बड़ा क्या है, एक लवर टाइप बंदा है और ड्रंकर्ड बंदा है, आवारा शख्स है। लेकिन ये प्यार बहुत करता है लूसी से, और जो लूसी के पीछे फिर जाता है, ये फ्रांस जाता है, यानी इंग्लैंड से ये फ्रांस जाता है। और वहाँ डार्ने फंसा होता है, लूसी कहती है मुझे हेल्प चाहिए, तो ये कहता है मैं अपनी जान दे दूँगा। ये फिर क्या करता है, खुद इसकी शक्ल मिलती है डार्ने से, तो ये कहता है मुझे अंदर बंद कर दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरह इसको फांसी दे दी जाती है सिडनी कार्टन को, और ये निकल आता है। ये हेड कटर उन्होंने लगाया होता है, वो हेड काट देते हैं। 40,000 नवाबों को फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने क्या, सर काट दिए थे। अच्छा, ये तो हो गया इसका सिडनी कार्टन, ठीक है, ये है। उसके बाद 7वां देखें, व्हाट इज़ द लेक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। क्या है लेक्सिकल सिनोनिमी, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। ज़रा आगे आए ताकि हमारा टाइम बच जाए। कहाँ तक हमने डिस्कस किया था ये पेपर, पहले मुझे बताइएगा। कितने हमने कर लिए थे, 25 किए थे या 30 किए थे, 2 किए थे पहले आई थिंक। हमने 2 पेज कर लिए थे। आप आए यहाँ पे आए, अगर ये रह गए तो फिर कर लेंगे। 33 पे आ जाएं। हाउ डज अयागो डिस्क्राइब जेलसी। जेलसी को अयागो कैसे डिस्क्राइब करता है। हाउ डज अयागो डिस्क्राइब जेलसी। जेलसी को अयागो कैसे डिस्क्राइब करता है, उसके अंदर एक वर्ड यूज़ करता है वो, ग्रीन आई मॉन्स्टर। क्या
ग्रीन आई मॉन्स्टर। यानी जो जेलसी है वो क्या होती है? ग्रीन आई मॉन्स्टर। शेक्सपियर ने ये एक ईडियम जो है वो दरियाफ्त किया है, डिस्कवर किया है। ग्रीन आई मॉन्स्टर जो है वो जेलसी है, ठीक है। और इस प्ले के अंदर जेलस कौन होता है? अगर आपने थैलो प्ले पढ़ा है, थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको लिखा था शेक्सपियर ने। इसमें एक करैक्टर है जो कि अथैलो है। अथैलो ब्लैक है, काला है, यानी अफ्रीका का है, और ये एक स्लेव है। स्लेव यानी स्लेव का ही बेटा है किसी का, और अल्टीमेटली अपनी एफर्ट से बहादुर बहुत था। और ये वेनिस सिटी है इटली में, इटली का वेनिस एक सिटी था। वेनिस के अंदर उसके साथ साइप्रस है, उसके ऊपर भी हुकूमत है वेनिस की। तो साइप्रस के ऊपर टर्क्स जो है हमला कर रहे हैं, और ये जर्नैल है वहाँ पे वेनिस। ये वेनिस जो वाइट पीपल है उनके दरमियान तो रहता है, लेकिन वो हर जगह इसे मूर ब्लैक 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 कहते हैं, ठीक है। हर जगह इसे ये ब्लैक नाम टैग से पकाया जाता है, और ये इससे बड़ा इसे दुख होता है। यानी वो इनके दरमियान रह के भी एक फॉरेनर था। अब एक सेनेटर होता है वहाँ का, उसका नाम होता है बर्बेंशियो। बर्बेंशियो की बेटी है डेस्डेमोना। ये चूंकि फाइटर है, इसने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी कॉम्पेन्स की हैं, और बहुत सारी फतूहात हैं। और ये बहुत सारे, ये टर्क्स के साथ भी लड़ता रहा है, और भी जो डिफरेंट जो पैगन्स हैं उनके साथ भी लड़ता रहा है। बारबेरिक ट्राइब्स जो हैं, जो ट्राइब्स हैं डिफरेंट, उनके साथ भी लड़ता रहा है। और अल्टीमेटली बहुत सी फतूहात हैं। इसने वेनिस सिटी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। बर्बेंशियो एक सेनेटर है, उसकी बेटी है डेस्डेमोना, बड़ी इनोसेंट है, बड़ी खूबसूरत। इसका बर्बेंशियो के हाँ आना जाना है अथैलो का, यानी ये सेनेटर है और ये एक जर्नैल है, तो दोनों की अब गपशप है। घर में इसकी बेटी है, जब ये डिस्कस करता है तो ये इसकी बातें सुनती रहती है, और इसकी बातों से ये बड़ी मुतासर होती है। इसके साथ गपशप लगाती है, और वो उसे बताता है कि उसने कौन कौन सी कॉम्पेन की हैं और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो इससे उससे हमदर्दी हो जाती है। हमदर्दी के बाद यही हमदर्दी प्यार में बदल जाती है, और वो बाप उसका मानता नहीं है, तो वो फैसला करते हैं कि वो चोरी शादी कर लेंगे। चोरी शादी कर लेंगे तो आयागो, जैसे होते हैं ना बात का लड़के होते हैं, मैं तेरी फलां के साथ बात करवा दूंगा, मैं तेरी फलां के साथ बात, तू टेंशन ना ले यार, मैं तेरी फलां के। अब आयागो जो है, ये रोड्रिगो जो है एक यंग लवर है, इसको ये आस लगवाए हुए उससे पैसे खाता रहता है। आयागो भी एक यानी सोल्जर है, और ये अथैलो के साथ ही काम करता है। अयागो ने इसको रोड्रिगो एक नवाब टाइप बंदा है, पैसे वाला है, तो रोड्रिगो से पैसे लिए हुए हैं कि वो डेस्डेमोना के साथ तेरी एसोसिएशन करवा देगा। लेकिन होता यूँ है कि वो अथैलो के साथ अपनी सेटिंग कर लेती है, तो ये कहता है तुमने तो मेरी उसके साथ सेटिंग नहीं करवाई। अब अयागो जो है, एक तो अयागो बदला लेना चाहता है अथैलो से कि वो एक ब्लैक होके वाइट वोमन ले गया हमारी। एक उसे ये जेलसी है। दूसरी जेलसी क्या है कि उसने कैसियो जो उससे पीछे था उसको आगे बना दिया, लेफ्टिनेंट उसे नहीं बनाया। अब ये दो बदले लेना चाहता है। ये जो जेलसी है ये क्रिएट करता है, ठीक है। बाकी अगर आपने मज़ीद सुनना है तो मेरा लेक्चर अपलोडेड है, इसको सुन लीजिए। 34 देखें। A sentence that contain two more independent clause and no subordinate, जिसमें सबॉर्डिनेट क्लास ना हो, वो क्या होता है? देखिए, एक सेंटेंस होता है ना, एक सेंटेंस है, अगर वो उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अगर उसमें यानी डिपेंडेंट क्लास भी साथ हो, यानी इंडिपेंडेंट क्लासेस के साथ दूसरी क्लासेस अटैच हों, जिसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। एक क्लास जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, जो दैट के पास बाद आती है, जो व्हाट के बाद आती है, ठीक है, जो देयरफॉर या इस तरह की जो डिपेंडेंट जो लिंकर होते हैं उनके बाद आती है, उसे कहते हैं डिपेंडेंट। यानी वो खुद स्टैंड नहीं कर सकती, वो किसके ऊपर स्टैंड करती है? जो कंप्लीट क्लास होती है। एक सेंटेंस जो होता है उसका एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, जबकि एक क्लास जो है उसका भी एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। लेकिन क्लास जो है
वो चूंकि सेंटेंस जो है वो कंसिस्ट कर सकता है क्लास के अंदर, वो अपने अंदर दो क्लासेस भी ले सकता है दोनों की डेफिनेशन एक जैसी, लेकिन ये कंफ्यूज करते हैं। सेंटेंस जो है एक कंप्लीट अपने अंदर क्लासेस भी ले सकता है, एक से ज़्यादा क्लासेस ले सकता है, लेकिन क्लास जो है वो एक ही हो सकती है, या डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, और सेंटेंस ओवरऑल इन दोनों को अपने अंदर ले सकता है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस जो है उसके अंदर दो क्लासेस हो सकती हैं, तीन क्लासेस हो सकती हैं, कम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है उसके साथ, यानी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। तो सेंटेंस और क्लास में फ़र्क होता है। इसको मज़ीद जो है मैं इसकी एक वीडियो शेयर करूँगा अपनी, उसे आपने सुनना है गौर से, इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि अब इसकी चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, कंपाउंड। क्यों कंपाउंड सेंटेंस इसका आया कि इसमें टू जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर इसमें डिपेंडेंट क्लास होती साथ एक, तो मैं इसे कहता ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कहता है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर टू या मोर इंडिपेंडेंट क्लास होंगी उसे हम क्या बुलाएंगे, उसने कहा कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, उसे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हम उसे कहेंगे, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है। उसके बाद आगे देखें, आज इंशाल्लाह ये मॉडल पेपर कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करना है हमें। ये थोड़ा सा मध्यम आया हुआ है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। व्हाट आर द टू लैंग्वेज रेफर टू, व्हाट आर टू लेवल, व्हाट आर टू लेवल्स। वो कहता है कि कौन से वो लेवल हैं, लैंग्वेज रेफर द टर्म आइडेंटिटी, जिसको आइडेंटिटी कहा जाता है। वो कौन से दो लेवल हैं जिनको आइडेंटिटी कहा जाता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है साउंड एंड मीनिंग। ठीक है, नो डी है इसका, सॉरी, स्ट्रक्चर एंड यूज़। स्ट्रक्चर उसका और उसका यूज़, इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। उसके बाद आगे व्हाट इज़ सिम्योटिक। ये लिंग्विस्टिक के अंदर पढ़ाया जाता है सिम्योटिक। सिम्योटिक का मतलब वैसे बेसिकली होता है साइंस। क्या होता है? साइंस। साइन की स्टडी जो है वो क्या होती है? सिम्योटिक। और ये सिम्योटिक किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? आपने देखा होगा कि फर्डिनेंड डी सॉशर ने कंसेप्ट दिया था सिग्निफायर, और सिग्निफायर। एक साइन अपने अंदर क्या रखता है? अपना एक सिग्निफायर रखता है और सिग्निफाइड रखता है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं गॉड, यानी कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई साउंड, कोई अलामत, कोई एम्बलम अपना एक सिग्निफायर रखती है, उसका वो एक सिग्निफायर कहलाता है। समझ ले मैं आपके सामने गॉड कहता हूँ, अब इसके सिग्निफाइड मीनिंग कितने आएंगे? जितने जितने मज़हब के लोग हैं वो अपना अलग-अलग सिग्निफाइड लेंगे। सिग्निफाइड जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो सकता है। कि मिसाल के तौर पर मैंने गॉड कहा, तुम्हारे इमेज क्या बन गया? एक क्रिश्चियन की इमेज क्या बन गया? यहूदी के इमेज क्या बन गया? एक हिंदू के इमेज क्या बन गया? एक मजूसी के इमेज क्या बन गया? एक जो अग्नोस्टिक है उसके इमेज क्या बन गया? हर बंदे के माइंड के अंदर सिग्निफाइड मीनिंग डिफरेंट बन जाता है। वो कहता है कि इन साइन का जो रिलेशन है, कॉम्बिनेशन है, ये क्या कहलाता है, यानी किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? सिमोटिक किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ज़रा सोचें कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक हो। द स्टडी ऑफ म्यूजिक, द स्टडी ऑफ बिल्डिंग, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, द स्टडी ऑफ डिसेबिलिटी। बताएं क्या आपके माइंड में आ रहा है कि कौन सा ठीक है? यानी ये सिग्निफायर, मैंने अभी आपके सामने गॉड लिखा, ये एक इमेज, एक वर्ड है ना, लफ्ज़, इमेज, अलामत, वो एक सिग्निफायर होता है। सिग्निफाइड वो होता है जो इसको देख के जो माइंड में बनता है, मेंटल इमेज। अब ये मैं इन दोनों का मकसद क्या है, सिग्निफायर और सिग्निफायर? क्या कोई चीज़ पहुंचाता है आगे, कोई कम्युनिकेशन करता है? तो सिमोटिक जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिमोटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। स्टडी की इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? व्हाट इज सिमोटिक को हम क्या करेंगे कि सिमोटिक क्या होता है? ह्यूमन कम्युनिकेशन। बोला तो करें, समझ आ रही है या मैं ऐसे खप रहा हूँ? सर आ रही है।
व्हाट डज मॉर्फोलॉजी स्टडी? मॉर्फोलॉजी क्या किसके लिए स्टडी होती है? मॉर्फोलॉजी व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी organs, कंस्ट्रक्शन, स्टडी ऑफ वर्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, वर्ड की स्टडी, उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फॉर्मेशन, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो लुक एट द ऑप्शन बिलो। ऑप्शन आपके सामने है, आपने देखनी है। व्हाट डज मॉर्फोलॉजी स्टडी? मॉर्फोलॉजी किसको स्टडी करती है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्ट्रक्चर। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? a देखें वो आपको कंफ्यूज कैसे, उसने वर्ड ऑर्डर भी लिख दिया, वर्ड स्ट्रक्चर भी लिख दिया। आप इसमें से कौन सा ठीक करेंगे? उसने वर्ड ऑर्डर भी लिख दिया है, वर्ड स्ट्रक्चर भी लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हैं? बिल्कुल। वर्ड स्ट्रक्चर कि वर्ड एक कैसे फॉर्म होता है। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा बाउंड मॉर्फीम। कि मेरे लेक्चर बड़े ज़बरदस्त हैं, पढ़े हुए हैं नेट के ऊपर, मैंने बड़ी एफर्ट के साथ दिए हुए। मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ वो वॉच करें। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ बाउंड मॉर्फीम, क्योंकि वो मैंने बड़े वो रिसर्च के बाद दिए हुए हैं। बाउंड मॉर्फीम और एक होता है फ्री मॉर्फीम। ऐसा मॉर्फीम जो खुद स्टैंड कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्री मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम कौन सा? अन, यूएन, री, ठीक है, लेस। मैं लोगों से कहता हूँ लेस लेस, री, अन, तो कोई मीनिंग नहीं है। जब ये किसी के साथ मिल जाएगा तो ये अपना मीनिंग बना लेगा। ऐसा मॉर्फीम जो खुद स्टैंड कर सकता है उसे हम कहेंगे फ्री मॉर्फीम, जो नहीं स्टैंड कर सकता उसे बाउंड मॉर्फीम, ठीक है। और फिर आगे एक और होता है कि लिक्सिकल मॉर्फीम। लिक्सिकल मॉर्फीम क्या होता है ये हम देखें। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या होता है? ये सारी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दिया हुआ है। लिक्सिकल मॉर्फीम क्या है? इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम क्या है? इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम ऐसा मॉर्फीम होता है जो किसी चीज़ के साथ लग के उसकी पार्ट ऑफ स्पीच तो चेंज, उसकी वर्ड जो है उसकी कैटेगरी को चेंज ना करे, यानी उसका पार्ट ऑफ स्पीच वही रहने दे लेकिन वो यूज़ हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ कहता हूँ एबल, ठीक है, एबलेस्ट, इसके साथ मैंने एबल, एबलर, यहाँ पे ई आर लगाया, यहाँ पे ई आर, यहाँ पे एबल का मतलब होता है कि काबिल, एडजेक्टिव है ना, सिफत है किसकी। ये है इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम। मैंने यहाँ पे ई आर लगा दिया, यहाँ पे ई एस टी लगा दिया, ये दोनों क्या है? इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम है। ये अपनी शक्ल इसने नहीं बदली, कैटेगरी वही एडजेक्टिव ही रही। नहीं समझ आई? मैं कहता हूँ बुक, मैं कहता हूँ बुक, मैं फिर इसके साथ एस का इजाफा कर देता हूँ बुक्स। अब पहले ये बुक था, फिर बुक्स बन गया, क्या इसकी कैटेगरी ये नॉन से कोई और चीज़ बनी है या नहीं? क्या आपको लगता है कि नॉन से इसकी शक्ल बनी? नहीं। जो ऐसा इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम ऐसा एक पार्ट ऑफ वर्ड है, एक ऐसा हिस्सा है, पार्ट ऑफ वर्ड है, या वो ऐसा मॉर्फीम है जो उसकी वर्ड की कैटेगरी चेंज ना करे लेकिन उसकी इजाफा कर दे या उसे और बना दे, ज़्यादा यानी सिंगुलर से प्लूरल बना दे, ये फंक्शन कर दे, या उसमें कुछ इजाफा कर दे, जैसे एबल, एबलस, एबलर्स, लेकिन वो डिग्री जो है वो देखें वही डिग्री एडजेक्टिव की रही है। होप यू गॉट द। और इससे रिलेटेड भी आप वीडियो देखिएगा, वो पूरा कंप्लीट लेक्चर है जो मैंने लिंग्विस्टिक से रिलेटेड दिया हुआ है, दैट विल हेल्प यू। आगे देखें कौन सा है। आज इंशाल्लाह आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा विट्टी किस्म का उन्होंने बनाया है पेपर। आगे होगा 38। व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक टर्म फॉर स्टडी पिच मूवमेंट इन लैंग्वेज? व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक टर्म, ये है, दैट स्टडी द पिच मूवमेंट इन द लैंग्वेज। हाँ जी, कोई बताए। इंटोनेशन, लाउडनेस, रिदम, मेलोडी। सो हु विल? Intonation.
कैसे आप इंटोनेशन। करते हैं? सर इंटोनेशन में आई थिंक हमें पता लगता है कि साउंड का पिच क्या है, लो है या हाई है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं आपसे कहता हूँ, डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू लाइक इंग्लिश? सो इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो पिच जो है ये इसको कंट्रोल करना, इसमें ये इंटोनेशन है। ये इंटोनेशन है, मैं कभी अप कर रहा हूँ, कभी डाउन कर रहा हूँ, कभी उसको किसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, तो ये सारी इंटोनेशन कहलाती है। ना ये लाउडनेस है, ना ये रिदम है, ना ये मेलोडी है, इट इज़ इंटोनेशन। पिच मूवमेंट जो है वो लैंग्वेज में इंटोनेशन से रिलेटेड होती है। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे जी, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन डिस्क्राइब्स अ यूनिवर्स विद द हेवंस इन व्हाट पोजीशंस विद व्हाट प्राइमरी क्वालिटी। अच्छा, वो कहता है, उसने कहा कि आसमान जो है, हेवन जो है वो क्या है, लाइट है, ठीक है, और बॉटम में वो क्या कहता है, हेल है। उसके अंदर मैंने सारी लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाई है। कहता है कि जहन्नम जो है वो नीचे है, ऊपर क्या है, ऊपर उसने कहा लाइट है। तो वो किसको करता है, उसको 4 ऑप्शन दी गई है, देखिए ज़रा। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन डिस्क्राइब यूनिवर्स विद द हेवन इन व्हाट पोजीशंस विद व्हाट प्राइमरी क्वालिटी। क्या है जी, मिडल है, प्योरिटी है, टॉप है, ये है, इसको कहता है। टॉप भी है, ऊपर भी है, और ये लाइट है। और हेल को क्या कहा उसने, बॉटम। बॉटम। ये हमने उसके अंदर पढ़ा। आगे आ गया जी, हु इंस्पायर्स बेलिंडा ड्रीम्स इन द फर्स्ट कैंटो द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक हमने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ी। अब वो पहले जो उसके पास आता है, जो उसको इंस्पायर करता है कि एक डेंजर जो है, वो एक लर्किंग डेंजर जो है तुम्हारी तरफ मंडला रहा है, कोई डेंजर, कोई ख़तरा जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो वो जो उनको उसको आके इंस्पायर करता है, जो पहली स्पिरिट आती है उसके ख्वाब में, ड्रीम में, वो कौन सी है, एरियल है। ना तो वो अम्ब्रियल है, ना वो म्यूस है, ना बैरन है, उसकी क्या आती है, एरियल आती है पहली स्पिरिट। ठीक है, देखिए ये आपको एमए इंग्लिश का जो सिलेबस है, ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि एमए इंग्लिश का सिलेबस फुल्ली आना चाहिए, और उसने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाओ। मेरे लिए ये इसलिए इशू नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें रोज़ाना पढ़ाता हूँ। मेरे सामने कोई भी पेपर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं उसे 100% उसे सॉल्व करूँगा, कि सारा दिन तो मैं ये चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ, मुझे गो थ्रू होती रहती हैं ये सारी चीज़ें, तो फ़ौरन पता चल जाता है ये क्या चीज़। हु इंस्पायर बेलिंडा, ये हो गया। आगे जी, विच ऑफ दीज इज़ अथैलो नॉट इनसिक्योर अबाउट। किस चीज़ के बारे में वो इनसिक्योर अबाउट नहीं था, क्या है, हिज पोजीशन एंड रैंक। ठीक है, सो दिस इज विच ऑफ दीज इज अथैलो नॉट इनसिक्योर अबाउट। तो अपनी पोजीशन और रैंक के बारे में शी इज़ नॉट इनसिक्योर अबाउट, कि वो किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो उसने एक्ट किया था, उसने एक ब्रबेंशियो, एक सेनेटर की बेटी को उससे शादी कर ली थी, और उसने किसको, अपने रैंक और हर इज्जत, हर चीज़ को उसने दाव पे लगा दिया था। अब वो सारी इनसिक्योरिटी में थी ये चीज़। आगे जी, रेनेसेंस हैव फाउंड, ये क्या, रिसर्चर, असल में ये मिटा हुआ है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द बायलिंगुअलिज्म, रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि बायलिंगुअलिज्म क्या अच्छा है। मैं खुद लिंग्विस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है कि जो बायलिंगुअलिज्म है वो बच्चों की एबिलिटी में इजाफा करता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़े हैं, इसमें से देखें कौन सी ठीक है। हैज़ अ नेगेटिव अफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हैज़ अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंफ्यूज चिल्ड्रन, आगे रिजल्ट इन द चिल्ड्रन स्कोरिंग लो। तो हम, मेरे ख्याल में ये ठीक है, हैज़ अ गुड इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट होता है। आगे जी, विच ऑफ दीज पेयर्स आर नॉट ड्रामेटिक फॉइल्स टू ईच अदर। इसमें से ड्रामेटिक फॉइल का मतलब होता है कि एंटीथेसिस, फॉइल का मतलब लिखें एंटीथेसिस। क्या मतलब है, एंटी का मतलब क्या होता है, खिलाफ, थीसिस, कि जो कोई सब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा किसके
अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, वहाँ पे डेस्डेमोना का जो जिक्र किया गया ना, डेस्डेमोना को उसने कंपेयर किया है मैरी, बाइबल का जो करैक्टर है मैरी का, कि बड़ी जेंटल और बड़ी प्योर और बड़ी साफ लेडी थी। अब ये जो लेडी है उसमें उसने प्योर लेडी, एक तो जो अपर क्लास लेडी हैं वो डिस्कस की है, एक वर्किंग क्लास लेडी डिस्कस की है, बयांका जो है प्रोस्टिट्यूट डिस्कस की है। उसने 3 तरह की लेडीज़ को डिस्कस किया है शेक्सपियर में। बयांका एक प्रोस्टिट्यूट थी उसके अंदर, ठीक है। डेस्डेमोना एक रॉयल लेडी थी और इनोसेंट भी, इवन कि उसकी जब उसे नाइफ से वो मारता है यानी उसका गला दबाता है अथैलो, तो वो फिर भी मरते हुए कहती है कि मैंने खुदकुशी की है, मुझे किसी ने नहीं मारा। तो इसका मतलब है बड़ी प्योर लेडी थी। अब इमलिया जो है ये एक लोअर किस्म की लेडी है, तो हम इसे कह सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एंटीथीसिस हैं। अथैलो और कैसियो एक जैसे हैं कि वो दोनों ही सोल्जर थे। अथैलो और अयागो जो हैं उनको भी कंपेयर किया, ये भी जेलसी महसूस करता है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे अयागो और इसको भी उसने कंपेयर किया, लेकिन ये दोनों हैं एक दूसरे के क्या एंटीथीसिस। हम कहेंगे ये फॉयल हैं, ड्रामेटिक फॉयल हैं एक दूसरे की। आगे, हु इज क्रिस्टन्स काउंटरपार्ट इन द अरेस्टिया। अरेस्टिया, द अरेस्टिया के अंदर कौन है काउंटरपार्ट, किसका? क्रिस्टन का काउंटरपार्ट कौन है? अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, एक प्ले है एस्किलस का, एक प्ले है, एस्किलस ने एक प्ले लिखा है एगमेम्नॉन। एगमेम्नॉन, अगर आपने ट्राई मूवी देखी हो तो उसके अंदर जो लड़ने के लिए जाता है हेक्टर के साथ, लड़ने के लिए यानी स्पार्टा से ट्राई लड़ने के लिए जाता है, उसका नाम होता है एगमेम्नॉन, और मेनलियस उसका भाई होता है। मेनलियस उसका भाई होता है और मेनलियस की वाइफ होती है हेलन, और वो जो शहजादा होता है ट्राई का, पेरिस, वो उसके साथ यानी सेटलमेंट बना लेती है और उसके साथ भाग जाती है। अब मेनलियस जो है अपने भाई एगमेम्नॉन को बुलाता है कि हम जाके ट्राई से बदला लेंगे। वो कहता है जी मुझे तेरी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वहाँ से स्लेव इकट्ठे करूँगा, ज़मीन इकट्ठी करूँगा, उन पर कब्जा करूँगा, उनको स्लेव बना लूँगा। अब एगमेम्नॉन लालची होता है। एगमेम्नॉन का ये मकसद था ट्राई जाने का कि ही विल कैप्चर देयर लैंड एंड मेक देम स्लेव एंड दे विल फाइट फॉर मी, और मैं उनको अपना गुलाम बनाऊँ, मैनिपुलेट करूँ और उनको कंट्रोल करूँ। ये मेनलियस के साथ वो इसलिए जाता है, ठीक है। उसका भाई होता है वैसे एगमेम्नॉन, ये दोनों डिफरेंट जगह पे हुकूमत कर रहे थे। एगमेम्नॉन जो प्ले है उसमें, उस प्ले के अंदर एस्किलस बताता है, ये जो मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, ये इलियड, ये जो ट्रॉय मूवी का मैंने डिस्कस किया, ये इलियड होमर ने लिखी है। इलियड होमर के बाद एक और राइटर है एस्किलस। एस्किलस ने बड़ा अच्छा लिखा है। एस्किलस अपने प्ले के अंदर लिखता है कि एगमेम्नॉन जो है 10 साल की जंग पे गया हुआ है। आपने किसी ने आप में से पढ़ा है ये मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा? मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा किस ने पढ़ा है? अमेरिकन लिटरेचर तो पढ़ा था लेकिन जहन में नहीं है। इसमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जहन में आ रहा है इसके। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है और एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एडिपस इडिपस कॉम्प्लेक्स ये है कि जो बेटा है वो मतलब अपनी माँ से ज्यादा अटैच होता है या वो मतलब अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये कि बेटी जो है वो अपने फादर से ज्यादा मतलब वो ठीक है, अट्रैक्शन फील करती है फादर। ठीक, आई गॉट द पॉइंट। अच्छा, इलेक्ट्रा का इसमें 2 कॉम्प्लेक्स उसने डिस्कस किए हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स उसने उन लोगों ने लिए तो डेफिनेटली वो जो ग्रीक मिथोलॉजी है या ग्रीक जो राइटिंग है उसको उसने रीइंटरप्रेट किया है। किसने? यूजीन ओनील ने। अब इसी तरह का प्ले जो इससे मिलता जुलता है वो एगमेम्नॉन लिखा गया है, पहले एस्किलस ने लिखा। उसमें जो क्लैटेमनेस्ट्रा है वो रोल करती है क्रिस्टीन का। क्रिस्टीन जो है वो किसकी? वो एजरा मेनान की वाइफ है, और एजरा मेनान भी 10 साल की जंग पर गया हुआ है। जब वो वापस आता है तो अपने रिलेशन किसके साथ बना लेती है? वो अपने रिलेशन सेटअप कर लेती है जो कि उसका भतीजा होता है एडम ब्रंट के साथ, और उसके साथ उसने रिलेशन बना लिया। और इसी तरह इसका कज़न होता है एगमेम्नॉन का, और ये भी 10 साल की जंग पे गया हुआ है। और जब ये वापस आया ट्राई को जीत कर अपने साथ, यानी वहाँ से स्लेव्स लेकर आया है, ठीक है, बहुत सारा खजाना लूट के लाया है। अब ये वापस आ रहा होता है तो ये जो क्लैटेमनेस्ट्रा है, क्लैटेमनेस्ट्रा इसके अंदर कैरेक्टर है एगमेम्नॉन के अंदर,
इस प्ले के अंदर क्लैटेमनेस्ट्रा ने अपनी सेटिंग कर ली है एक अजिस्थियस नामी एक उसका कज़न है उसके साथ। तो ये बिल्कुल ऐसी स्टोरी लगती है कि ये काउंटर पार्ट है उसकी, यानी ऐसे लगता है कि जैसे इसका और उसका, यानी उधर एगमेमनान है तो इधर क्या है, इधर एज़रामेनान है। तो इस तरह के करैक्टर हैं। अब यहाँ से बताएं जो क्रिस्टन का से मिलता जुलता करैक्टर है एगमेमनान में कौन सा है? विच ऑफ द पेयर्स आर, ये तो हमने कर लिया। कहता है कि हु इज़ द क्रिस्टन काउंटर पार्ट इन द अरिस्टिया, अरिस्टिया प्ले के अंदर कौन सा काउंटर पार्ट? इफिजिनाया, नर्मिसिस और इलेक्ट्रा और क्लैटेमनेस्ट्रा। तो कौन सा है? ये वाला। उधर क्रिस्टियन है तो यहाँ पे कौन है? क्लैटेमनेस्ट्रा। क्लैटेमनेस्ट्रा जो है ये उसकी प्रोटैगन, उसकी हीरोइन थी उसकी, तो इसमें ये क्रिस्टियन होती है। होप यू गॉट द पॉइंट। आगे देखें 45 हो गया। व्हाट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट डज सैलम्स गिव इन मिलर्स क्रूसिबल। अब मिलर के क्रूसिबल प्ले के अंदर जो गवर्नमेंट दिखाई गई है वो कौन सी है? अब यहाँ पे ये चारों ही गलत हैं। आपको पता है कि इस तरह के जितने भी पेपर बनते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ, 15-15, 10-10, 20-20 बाद गलतियाँ निकलती हैं। ये जितनी ऑप्शन दी गई हैं ये सारी गलत हैं। अच्छा, पहले वो कहता है डेमोक्रेसी, ये भी नहीं थी वहाँ पे। ये क्लैटेमनेस्ट्रा लिखा है, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो नाम ही गलत लिखा है। मोनार्ची, ये भी नहीं। क्लेप्टोक्रेसी, ये असल में